अच्छा, ऊपर वाला जो है ना वो बेसिक बेसिक था, वो हमने कर लिया। अगर अभी मीटिंग यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स की बात करते हैं, तो ऊपर वाले इधर अगर किसी बाद में क्वेश्चन होगा ना, तो बाद में रिकॉर्डेड देखेगा इसमें सब कुछ। तो पहले है, सबसे पहले इनएंटियोमर्स। इनएंटियोमर्स के अंदर ये है कि उनका फॉर्मूला सेम होता है। मतलब आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर होगा ही वो जिसका ओवरऑल अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट टाइप है। उनके अंदर इनएंटियोमर्स के अंदर ये है कि वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। जैसे कि अगर हम इस वाला स्ट्रक्चर को जो है वो इसके सामने शीशा रख देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जगह आया था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की जगह आया, तो एक किस्म से ये क्या है, ये स्टीरियो आइसोमर, राइट। अब इनएंटियोमर्स हैं कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। आगे है डायस्टेरियोमर्स। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन ये मिरर इमेज नहीं होगा। जैसे डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज। अगर हम यहाँ से ग्लूकोज का तो सिंपल स्ट्रक्चर है ना, ग्लैक्टोज का अगर देखेंगे, मतलब ओवरऑल उनका फॉर्मूला जो है वो, ओवरऑल क्या होगा कि फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उनके अंदर स्ट्रक्चर भी उनका थोड़ा जो है ना वो इस तरह होगा कि वो मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं होंगी। ठीक है। जो लास्ट है एनोनोमर्स। एनोमर्स ये सिंपली जब हम रिंग स्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते हैं ना, तो उसकी वजह से एक एसिमेट्रिक कार्बन बनता है कार्बोनाइल ग्रुप का, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है। अगर हेमी एसिटल है तो ये एनोमेरिक कार्बन कौन होगा, C1। अगर हेमी कीटल है, यानी कि अगर उसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन कौन सा होगा, C2। अच्छा, मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ना, तो ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं दोनों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के। ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज क्या हुआ, हेमी एसिटल। और फ्रुक्टोज क्या हुआ, हेमी केटल। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि अब कार्बन नंबर आप देखो, यहां से शुरू करते हैं हम। ठीक है। ये जूम इन इनफ है या और कर दूं? अच्छा, तो यहां से क्या होगा कि ये OH, ये कार्बन नंबर 1 होता है हमारा इसमें। ठीक है। तो C1 जो है वो एनोमेरिक कार्बन क्यों है, क्योंकि उसके साथ O लगा हुआ है ना, तो ये C1 है, तो इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 1। ठीक है। और इसके अंदर कार्बन गिनना शुरू करोगे यहाँ से, ये जो CH2O लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 और ये 2, तो हेमिकिटल के अंदर जो एनोमेरिक कार्बन है वो कौन सा होगा, वो कार्बन नंबर 2 होगा। ठीक है, जिसके साथ O लगा हुआ है। नाउ OH ग्रुप कैन एग्जिस्ट एट एनी साइड ऑफ एनोमेरिक कार्बन, सो गिविंग एनोमर टर्म एज A एंड B। अब इसके अंदर OH नीचे लगा हुआ है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर रेंज आएगी, डिफर आएगा। जब CH2 नीचे लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब OH इसका जो है ना वो ऊपर वाली साइड पे लगा हुआ है। ठीक है। एक ही तरफ सारा कुछ नहीं लगा होता। OH इसका किस तरफ, फ्रुक्टोज का OH किस साइड पे होगा, ऊपर लगा होगा। जबकि इसका OH जो है वो नीचे साइड पे है। तो इस तरह जो है ना वो क्या कहेगा, वो इसके आगे स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो ये भी मिरर इमेज बन रहे होते हैं, लेकिन ये क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है इसलिए इसका पता नहीं चलता। ऑटोमेटिकली क्या है कि एक का OH नीचे है, एक का OH ऊपर है। ओवरऑल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। आगे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो हर तरह के स्टीरियो आइसोमर के लिए, हर तरह के आइसोमर के लिए जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। अगर अल्फा अमाइलेज एंजाइम है जो माउथ के अंदर जो है वो डाइजेशन करवाता है कार्ब्स की, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर जो अल्फा लिंकेज मौजूद है उसको तोड़ सकता है। लेकिन सेलुलोज के अंदर जो बीटा डी ग्लूकोज की लिंकेज है, बीटा लिंकेज है, उसको नहीं तोड़ सकता। अब मैं समझाता हूँ। अगर हम ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल ले ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, फर्ज कर लो दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, इन दोनों के दरमियान जो लिंकेज बनेगी ना, 1 और 4 के दरमियान, उसको हम कहेंगे अल्फा। ठीक है। और अगर यहाँ से इसके दरमियान इस तरह ब्रांच लग जाए, मतलब 1 2 और तीसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे करके, तो इस तरह लिंक होगा ना, तो यहाँ पे जो लिंकेज बनेगी वो होगी बीटा। ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो बीटा लिंकेज जो होगी, वो हमारे इंजाइम जो इंसान, ह्यूमंस के जो इंजाइम है वो उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो अल्फा लिंकेज होती है वो उसको तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा लिंकेज है वो ह्यूमन तोड़ सकते हैं, इसलिए हम ग्लूकोज तो खा सकते हैं लेकिन हम सेलुलोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मोनोसेक्राइड्स की एक प्रॉपर्टी कि जो साइक्लाइज मोनोसेक्राइड है, ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन जो है वो क्या कर सकते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं, और जिसको डोनेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ये हमने 9th 10th में पढ़ा था कि रिड्यूसिंग क्या होता है। अच्छा, उसके बाद दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग दैट व्हिच एनोमेरिक कार्बन चेन इज स्टिल अनअटैच्ड टू अदर मॉलिक्यूल। जब हम इसका मतलब वो सिंपली ये कह रहे हैं कि जिसके पास हाइड्रोजन होगा वही आगे रिएक्ट करेगा ना, और तो कोई नहीं रिएक्ट करेगा।
तो वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू वो चेक कर सकते हैं कि अगर आप कोई रिएक्शन हुआ, इन केस अगर कोई रिएक्शन होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एनोमेरिक कार्बन है कि जो अनअटैच पड़ा हुआ है, कि उसको अभी रिएक्शन की जरूरत थी या है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से ये पता चलेगा। अच्छा, उसके अंदर है पेंटोजिस। पेंटोजिस जो है ये मोस्ट मतलब ये एक उसके अंदर ऐसे ही एक पूरी हेडिंग दी हुई थी। हेक्सोजिस के मतलब नहीं बताया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, पेंटोजिस के अंदर कहते हैं दे आर प्रेजेंट लेस इन डाइट बट नीडेड इन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब जो पेंटोजिस है ना, तो ये वो सिंपली कह रहा है कि ये डाइट के अंदर तो कम होते हैं। डाइट के अंदर ज्यादातर कौन से होते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वगैरह। फ्रुक्टोज फ्रूट्स में बहुत ज्यादा होता है, ग्लूकोज जो सीरियल्स वगैरह में बहुत ज्यादा होता है, तो या स्टार्च वगैरह की फॉर्म में होते हैं। तो अल्टीमेटली जो है ना वो हेक्सोजिस ज्यादा है डाइट के अंदर। तो लेकिन उनके जनरल फंक्शन में सीरियल्स वगैरह के अंदर कल हमने बात कर ली। ठीक है, पेंटोजिस वो कहता है हैं तो कम लेकिन इनका फंक्शन बहुत है। उसके अंदर एल्डो पेंटोज राइबोज। एल्डो पेंटोज राइबोज से क्या मुराद है कि एल्डोज ग्रुप होगा, पेंटोज 5 कार्बन होंगे उसके अंदर, और वो राइबोज होगी। तो राइबोज एक शुगर का नाम। तो ये एटीपी, एडीपी, एएमपी, साइक्लिक एएमपी, ये सारी एनर्जी की फॉर्म है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, तो ये सारी उसकी क्या है? टाइप्स है। तो ये उसका क्या होता है? पार्ट होता है। राइबोज शुगर ही इनका पार्ट होती है। हमने ये पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चरिंग हमने की थी। उसके अलावा हमने ये भी पता है कि आरएनए, डीएनए, एनएडी1, एनएडीपी1, ये सारों के अंदर भी राइबोज जो है वो एक बेसिक शुगर होती है। ठीक है, साथ में न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप लगा होता है और फॉस्फेट के ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, तो रिबिटोल एक और इसी तरह स्ट्रक्चर है जो कि राइबोज की रिडक्शन प्रोडक्ट है। राइबोज को तोड़ने से रिबिटोल बनता है, जो कि राइबोफ्लेविन, जो कि एक विटामिन है, एसेंशियल विटामिन हमें चाहिए होता है। और फ्लेविन को होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनके साथ फ्लेविन जो है लगना होता है। ठीक है, तो उनके अंदर जो है ना इसका रोल है। तो ये पेंटोज के अगर आपसे फंक्शन पूछे जाए तो आप ये दो तीन लिख सकते हो। एनएडी एटीपी के अंदर है, डीएनए आरएनए के अंदर है, और रिबिटोल के अंदर लिख सकते हैं। और अगर वो कहते हैं कि क्योंकि इनके सोर्सेज, डाइटरी सोर्सेज कम है, फूड के अंदर कम प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू वो एक्सोजिस यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वगैरह को पेंटोजिस यानी कि राइबोज वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर ले। आगे है डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड। सेल मॉडिफाई मोनोसेक्राइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब वो क्या करते हैं, जिससे हमने ऊपर बात की कि हेक्सोसिस को बॉडी जो है वो पेंटोसिस के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। सो सिंपली इज के सेल मॉडिफाई मोनोसेक्राइड अकॉर्डिंग टू, जैसे जैसे जिस सेल को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, वो उसी ग्लूकोज को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लेगा। राइबोज को डीऑक्सीराइबोज करना ताकि डीएनए की स्ट्रक्चरिंग हो, क्योंकि डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो उसके अंदर राइबोज के साथ जो ऑक्सीजन लगी होती है उसको रिमूव करना है, फिर वो डीऑक्सीराइबोज बनेगी ताकि डीएनए का स्ट्रक्चर किया जाए। तो सेल ऑटोमेटिकली उसकी ऑक्सीजन रिमूव कर देगा राइबोज की। तो उससे क्या होगा कि वो डीएनए का स्ट्रक्चर बनने के काबिल हो जाएगा। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ऑफ C6 ऑफ ग्लूकोज विद C डबल बॉन्ड H ग्रुप गिव ग्लूकोरोनिक एसिड। तो अगर सी नंबर कार्बन नंबर 6 के ऊपर हम अगर यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन नंबर पे OH की जगह हम क्या लगा दें? C डबल बॉन्ड OH लगा दें तो ग्लूकोरोनिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह अगर C2 ऑफ ग्लैक्टोज के ऊपर OH रिप्लेस कर दें COH के साथ, तो इसकी वजह से ग्लूको ग्लैक्टोसामाइन मिलेगा। एंड देन द एसिलेशन ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप रिजल्ट इन एसिटाइल ग्लूकोस ग्लूकोसामाइन। तो सिंपली लिखा हुआ है कि हम डिफरेंट स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर जो है वो उससे बना सकते हैं, न्यू कंपाउंड उनसे बन सकते हैं। अच्छा, इस मॉलिक्यूल्स का फायदा क्यों हम करना चाह रहे हैं और इसका क्या फायदा होगा? इसी तरह वो कहता है कि आगे जो है वो हम डिफरेंट अदर न्यूट्रिएंट्स से इंस्टेड ऑफ लाइक मोनोसेक्राइड या इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम दूसरे न्यूट्रिएंट लाइक लिपिड है, प्रोटीन है, उसके साथ भी इसी तरह चेंज उनको मिला सकते हैं। और उससे क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसके आगे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर प्रोटियोग्लाइकन्स का क्या मतलब होगा कि प्रोटीन और ग्लूकोज मिल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर कंटेनिंग ग्लूकोरोनिक एसिड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आर फाउंड इन अबंडेंस कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज की ये स्ट्रक्चरिंग के अंदर काम आते हैं। तो जो हमने ऊपर कन्वर्ट किया ग्लैक्टोज को ग्लूकोसामाइन में और ग्लूकोज को ग्लूकोरोनिक एसिड में, तो ऑटोमेटिकली जब ये आपस में मिले तो इनका आगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू, बॉडी के अंदर, बॉन्स के अंदर, इस तरह की चीजों के अंदर इनका हमारा क्या आ गया? फंक्शन आ जाता है। ओके, होप सो यहाँ तक आपका मोनोसेक्राइड क्लियर है। नेक्स्ट है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड के अंदर ये है कि डाई का मतलब हो गया दो, सेक्राइड्स का मतलब हो गया, सेक्राइड का लफ्ज शो करेगा ओलिगोसेक्राइड्स को। ठीक है, डाइसेक्राइड का मतलब ये है कि दो, कम से कम दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में मिल रहे हैं, डाइसेक्राइड हो जाएंगे। अगर तीन मिल रहे हैं तो ट्राइसेक्राइड हो जाएंगे, चार मिल रहे हैं तो टेट्रासेक्राइड हो जाएंगे। इस तरह वो मल्टीपल जाते हैं, 7 या 9 तक। आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई थिंक 7 तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वो पॉलीसेक्राइड। ओके, सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम। अच्छा, जो अब ये एक एमसीक्यू होता है कि मतलब ऐसे जर्नल एमसीक्यू है
कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन की बात अगर हम करते हैं, तो दो अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह ये इसके बॉन्ड, तो ग्लूकोज या ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है। अच्छा, OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन मोनोसेक्राइड एंड OH ग्रुप ऑफ नॉन एनोमेरिक कार्बन ऑफ सेकंड मोनोसेक्राइड। दो मोनोसेक्राइड का एक का OH ग्रुप होगा एनोमेरिक का, दूसरे का OH ग्रुप होगा नॉन एनोमेरिक कार्बन का। तो ये आपस में मिलेंगे और आपस में क्या होगा, एक H अपना दे देगा, एक का OH रिलीज हो जाएगा पूरा, एक का H रिलीज हो जाएगा, और O दरमियान में यानी कि सिंगल O बच गया ना, तो उसके डबल बॉन्डिंग होके वो आपस में क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। और इसका इज नेम अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप लोकेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन एज A और B ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड A14, यानी कि एक का कार्बन नंबर 1 है और दूसरा कार्बन नंबर 4 है। तो इस दोनों के दरमियान तो इसी तरह उसको देंगे कि टाइप ऑफ लिंकेज क्या थी, अल्फा, और एक का कार्बन नंबर 1 था, दूसरे का कार्बन नंबर 4 था, तो ये अल्फा 1 4 लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को नाम किस तरह देते हैं, कि एक टाइप ऑफ लिंकेज किस तरह की है, स्ट्रेट चेन अगर अटैच हो रहे हैं, और उसके साथ क्या है कि 1 4 कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान अल्फा लिंकेज जो है जिसकी वजह से वो अटैच हो गए। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, वही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की, अगर आप इस तरह इन्हीं को मिलाना चाहोगे, तो ये कार्बन नंबर कौन सा था, 1, और ये कौन सा है, 4। इन दोनों के दरमियान आप, या ये वाला 4 है, तो इस तरह लिंक होगा ना, 1 2 3 4, इन दोनों के दरमियान वो लिंक बनेगा, अ, और ये आपस में अटैच हो जाए। इस तरह जो है ना वो कार्बन अटैच होती है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 एक का, ये एनोमेरिक है ना, ये वाला, और ये कौन सा है, नॉन एनोमेरिक। ठीक है, तो इसके साथ ये अटैच हो जाए। ठीक है, होप सो द स्ट्रक्चर इज क्लियर नाउ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, डाइसैकेराइड containing टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ज्वाइंट थ्रू, ये अगली मीटिंग में कर, ये हो गया हमारा यार। आगे इसकी टाइप्स हैं कुछ, वो एक मीटिंग इसी को इसी लिंक पे आपने दोबारा आ जाना।